गुड मॉर्निंग बच्चों, हम पढ़ रहे हैं अध्याय 9 राजा और विभिन्न वृत्तांत। भाग 3 में आज जिस महत्वपूर्ण विषय की चर्चा हम करेंगे वो विषय रहेगा अकबर का आरंभिक जीवन व राज्य का विस्तार। अगर अकबर की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत रहे हैं और शायद इसीलिए जो है इतिहास में इन्हें अकबर महान के नाम से भी जाना जाता है। तो इसी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एक शॉर्ट स्टडी पढ़ लेते हैं अकबर के बारे में। वो है शासनावधि रही 1556 लेकर 1605। याद रखना, लगभग 50 वर्षों तक, बहुत लंबे समय तक उन्होंने शासन किया। वो भी इन परिस्थितियों में जहाँ इनको कहा जाता था कि अनपढ़ थे, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी इतने बड़े साम्राज्य पर शासन किया, लंबे समय तक शासन किया। तो इसलिए जो है कहीं ना कहीं प्रेरणा स्रोत रहे हैं। उसके बारे में डिटेल में बाद में बात करेंगे। राज्याभिषेक हुआ फरवरी 1556 ईस्वी में पंजाब में कालानौर जगह पड़ती है, वहाँ पर इनका राज्याभिषेक किया गया था। पूर्ववर्ती के तौर पर यहाँ नाम आना चाहिए हुमायूं के पिता का नाम, लेकिन यहाँ नाम आ रहा है हेमू। तो ये देखने वाली इसलिए बात है क्योंकि जब ये राजगद्दी के ऊपर बैठे, राज्याभिषेक इनका किया गया, लेकिन यहाँ पर राजा के नाम पर इनके पास जो क्षेत्र थे वो छीन लिए गए थे हेमू के द्वारा। और हेमू जो है उस समय के जो बंगाल के शासक थे जिनका नाम था आदिल शाह सूरी, तो इनके द्वारा जो है इन्हें जो है वो अपनी सेना के द्वारा भेजा गया था दिल्ली और आगरा को जीतने के लिए। तो इस प्रकार से दिल्ली और आगरा जो उस समय अकबर के हाथ में होने चाहिए थे वो छीन लिए गए थे। तो इस प्रकार से नाम मात्र का जो है वो शासक के तौर पर जो है वो अकबर थे। तो इस तरह से उनसे पहले जो शासक थे दिल्ली और आगरा के कौन थे? हेमू। तो इसलिए इसको पूर्ववर्ती के तौर पर कहा गया हेमू। और उत्तरवर्ती के तौर पर जो बाद में शासक हुए उनके बाद वो है जहांगीर, उनके बेटे। जन्म इनका हुआ 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को। याद रखना कहाँ पे? अमरकोट किला सिंध में। देखिए अमरकोट जो जगह है ये आज़ादी से पहले 1947 से पहले जो है राजस्थान का एक हिस्सा था, लेकिन ये बाद में जैसे ही ये 47 में विभाजन हुआ तो इस जगह को जो है वो दे दिया गया, सिंध पाकिस्तान को दे दिया गया। तो आज भी वहाँ पर जो हिंदू लोग रहते हैं। तो इस प्रकार से 1542 ईस्वी का जो समय था वो हुमायूं के लिए बड़ा खतरनाक समय था। ये कहेंगे परिस्थितियां बहुत खतरनाक थी। उनके भाइयों ने उनका साथ नहीं दिया, तो इस प्रकार से साथ देने वाले कौन थे? हिंदू शासक थे जिनका नाम था राजा अमरसाल। तो अमरसाल के ही महल में जो है अकबर का जन्म जो है वो हुआ था पूर्णिमा के दिन। याद रखने वाली बात है। निधन हुआ 27 अक्टूबर 1605 ईस्वी में 63 वर्ष की आयु में। फतेहपुर सिकरी आगरा, याद रखना, जो राजधानी उन्होंने स्थापित की थी फतेहपुर सिकरी आगरा के नज़दीक, वहाँ पर इनका देहांत होता है। समाधि इनकी जो है वो सिकंदरा में की गई थी, आगरा के ही नज़दीक। और ये माना जाता है कि इतने बड़े व्यक्ति, इतने बड़े राजा होने के बाद, इतने लंबे समय तक शासन करने के पश्चात जो दफनाया गया था वो बड़े ये कह सकते हैं कि अपमान तर्क भी कह सकते हैं हम कि जिस तरह से एक बड़े आदमी को जो है वो आदरपूर्वक जो है वो उसका अंतिम संस्कार होना चाहिए था, वैसा नहीं हुआ। किले से जो है एक अलग सा जो है खुफिया दरवाज़ा निकाला जाता है और इस प्रकार से वहाँ से उनको जो निकाल कर जो दफना दिया जाता है, ज़्यादा बड़ा आयोजन ना करके जो है। तो इस प्रकार से माना, इसके बारे में कोई ज़्यादा इतिहास नहीं आता है कि क्यों ऐसा किया गया, लेकिन हाँ जीवन संगिनी के तौर पर जो है रुकैया बेगम का नाम आता है, सलीमा सुल्तान और मरियम उज जमानी का नाम आता है। घराना जो है वो तैमूर मुगल था, इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। पिता का नाम हुमायूं, माता का नाम नवाब हमीदा बानो बेगम साहिबा। अब विस्तृत तौर पर जान लेते हैं प्रारंभिक जीवन। अकबर का जन्म राजपूत शासक राणा अमरसाल के महल अमरकोट सिंध वर्तमान पाकिस्तान में 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को पूर्णिमा के दिन हुआ था। यहाँ बादशाह हुमायूं अपनी हाल की विवाहिता बेगम हमीदा बानो के साथ जो है वो शरण लिया हुआ था। और इसका पुत्र का नाम जो है, जो अकबर था, उनका जो प्रारंभिक नाम था वो था जलालुद्दीन मोहम्मद। याद रखने वाली बात। बाबर का वंश तैमूर और मंगोल नेता चंगेज़ खां से था, जिनकी पिक्चर यहाँ पर ये तैमूर लंका और चंगेज़ खां है। तो इनके ही वंश जो है वो थे तैमूर लंका वंशज, और माता की तरफ से जो है वो चंगेज़ खां के से थे। इस प्रकार से दोनों ही योद्धाओं का खून, या कहें कि दो जातियों का, तुर्क और मंगोल जातियों का जो है वो सम्मिश्रण जो है वो अकबर में था। हुमायूं को पश्तून नेता जिनका नाम था शेर शाह सूरी के द्वारा जो है वो निर्वासित कर दिया गया था, निकाल दिया गया था पूरी तरह से हराने के बाद। और ये जाकर फारस, जो ईरान कहा जाता है आधुनिक, वहाँ पर उन्होंने काफ़ी लंबे समय तक अपना जो अज्ञातवास था उसे निकाला। किंतु अकबर को वो अपने साथ नहीं ले गए थे। उन्हें जो है एक मध्य प्रदेश के एक गांव में उसको छोड़ा गया था। मुकंदपुर एक जगह थी, वहाँ पर उनको छोड़ा। और उस समय मध्य प्रदेश नहीं कहा जाता था, उसे रीवा कहा जाता था। तो रीवा के जो शासक थे, उनके जो बेटे थे जिनका नाम था राम सिंह, उनके साथ उनकी जो दोस्ती होती है, और ये जो दोस्ती थी आगे चलकर आजीवन भर जो है रहती है। फिर आगे कालांतर में जो अकबर जो है वो सफ़ावी पड़ा कहाँ? अफगानिस्तान में। और इनके जो चाचा थे मिर्ज़ा अस्करी, यहाँ उन्हें रहना पड़ता है। यहाँ पर जो है उन्हें लाड प्यार ज़्यादा मिलता है और पढ़ाई नहीं होती है। उन्हें जो उस समय शौक़ हुआ करते थे वो आखेट करना, दौड़ कुश्ती करना, इसमें ज़्यादा जो है शौक़ होता था, पढ़ने लिखने में नहीं था। 8 वर्ष तक का जो समय था इनके जीवन में बहुत भारी जो है अस्थिरता थी। कभी इन्हें कहाँ रहना पड़ा, कभी कहाँ जाना पड़ा। तो इस प्रकार से माँ बाप से दूर रहे। तो ये जो जीवन था काफ़ी संघर्षपूर्ण इनका रहा। यही कारण था कि बाद में इन्होंने बहुत कुछ जो है वो अपने जीवन से सीखा। जो प्रैक्टिकल नॉलेज था वो ज़्यादा था इनके जीवन में। हुमायूं जब ये 9 वर्ष के हुए तो इनके पिता हुमायूं ने इनकी शिक्षा दीक्षा का तरफ ध्यान दिया, क्योंकि अब थोड़ा सा समय अच्छा आने लगा था। लेकिन क्या था कि अकबर ने रुचि नहीं थी और इस प्रकार से शिक्षकों को भगा दिया
इस प्रकार से भगाया, मतलब शिक्षक ही भागे क्योंकि उनकी रुचि नहीं थी। उसकी रुचि कबूतरबाजी, घुड़सवारी, कुत्ते पालना, इस प्रकार की रुचिबाजी जो हुआ कर। लेकिन एक जो खास बात अकबर में क्या थी कि जब कभी भी ये बातों को सुनते थे तो ध्यानपूर्वक सुनते थे और वो मनन हमेशा के लिए उनके जीवन में हो जाता था। कभी भी जो कोई बात जो है सुन ली वो हमेशा के लिए बैठ गई घर में। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी जो है उनके खूबियाँ थी। और इस खूबी के कारण क्या था, अकबर एक परिपक्व, समझदार और शासक के तौर पर उभरा और उसे कला, स्थापत्य, संगीत और साहित्य में गहरी रुचि रखी। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये प्रेरणादायक हो सकते हैं आने वाली पीढ़ी के लिए कि एक अनपढ़ होने के बावजूद भी ऐसे शासक हुए जिन्होंने बहुत लंबे समय तक 50 वर्षों का शासन किया और एक विस्तृत साम्राज्य स्थापित किया, बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित किया। मिला था कुछ भी नहीं, कालन और एक छोटा सा जगह जो उन्हें मिली थी और अपनी योग्यता के बल पर उन्होंने बड़ा साम्राज्य स्थापित किया। और यही नहीं, उस साम्राज्य को उन्होंने जो है वो परिपक्व भी किया, मजबूत भी किया। इसके अलावा उन्होंने अपने साम्राज्य में रहते हुए जितनी भी विभिन्न कलाएं थी उनको जो है वो मौका दिया, उभरी। सबसे ज़्यादा कला के दृष्टि में अकबर का शासनकाल रहा। चाहे संगीत के बारे में कहते हो, साहित्य के बारे में, तो कहीं न कहीं विद्वानों को संरक्षण देना जो है ये बड़ी बात है। उसकी गहरी रुचि थी, इस रुचि के कारण जो है उसे महान कहा जाता है। आगे पढ़ लेते हैं। राजतिलक किन परिस्थितियों में हुआ? जुलाई, हुमायूं की जो मृत्यु थी वो जुलाई 1556 ईस्वी में दिल्ली में पुनः अधिकार कर लिया गया था। मृत्यु नहीं, अधिकार किया गया था, क्योंकि जो है इससे पहले 15 वर्ष पहले का निर्वासित जीवन उन्होंने जिया था। 40 से लेकर 56 ईस्वी तक, जो 55 में जाकर 56 जुलाई 56 में दिल्ली पर उन्होंने अधिकार कर लिया। और कुछ माह के पश्चात जो है केवल कुछ माह ही उन्हें देखने को मिले और 49 वर्ष की आयु में हुमायूं का आकस्मिक जो है निधन हो गया। 24 जनवरी 1556 ईस्वी का पुस्तकालय की सीढ़ियों से नशे की हालत में गिरने के कारण उनकी मौत हुई थी। अब क्या था, अकबर के जो संरक्षक थे जिनका नाम था बैरम खां, संरक्षक जिनका नाम था बैरम खां, याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है ये नाम। तो इनके ही संरक्षक में जो है इनको 14 फरवरी 1556 ईस्वी को अकबर का राजतिलक जो है वो होता है। काफ़ी लंबे समय तक इन्होंने इनकी मृत्यु को छिपाने की कोशिश की, लेकिन ये पता लग ही गया और इस प्रकार से इसका फायदा जो है वो बंगाल के शासक को मिला और उसने अपने प्रधानमंत्री हेमू को भेजा और इस प्रकार से दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लिया। 13 वर्ष की आयु में इनका जो है वो राजतिलक किया गया बैरम खां के द्वारा। उस समय कहाँ थी ये? पंजाब में कलानौर नामक जगह थी और वहाँ पर एक जो है नवनिर्मित जो मंच था उसे बनाया गया था, जो मंच नीचे दिया गया था। इस मंच के ऊपर ही जो है वो उनको राजा जो है बनाया गया था और शहंशाह कहकर उन्हें पुकारा गया था। ये पदवी उन्हें दी गई थी, शहंशाह। और शहंशाह के पास क्या था? कुछ भी नहीं था। तो वयस्क होने तक जो है बैरम खान इंपॉर्टेंट है उनके लाइफ में। अगर बैरम खान नहीं होते तो शायद अकबर का नाम आज इतिहास में नहीं होता। तो बैरम खान ने जब तक ये बड़े नहीं हो गए तब तक बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी, उनको जीता और इस प्रकार से साम्राज्य के राजा भी बनाए। तो इस प्रकार से बैरम खान का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट। तो ये वही है जगह कलानौर जहाँ पर उन्हें सिंहासन जो है वो पर बिठाया गया था। विस्तार के तौर पर सबसे पहली जो विजय आती हुआ है पानीपत की दूसरी विजय। देखिए पानीपत की पहली विजय हमने 15 सदी जो पढ़ ली है, जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस तरह से ये दूसरी भी बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए किस महीने में? सबसे पहले हेमू जो है वो अधिकार कर लेते हैं आकर 1556 ईस्वी में दिल्ली और आगरा पर, परिस्थितियों को देखते हुए, क्योंकि हुमायूं की मृत्यु होगी। अब क्या था, क्योंकि युद्ध होना अनिवार्य था, क्योंकि उसे तो हासिल करना चाहते थे अकबर ने, तो उसको लेना ही था। तो इसलिए बैरम खान जो है वो आगे बढ़ते हैं और इस प्रकार से 5 नवंबर 1556 ईस्वी को दोनों के बीच में लड़ाई होती है। और माना जाता है कि पहले जो है जो हेमू है, हेमू देखिए ये हिंदू थे, हेमू जो है हिंदू थे। आदिल शाह के या मुस्लिम शासक के अंडर जो है एक सेनापति के बड़ा पद लेना ये बहुत बड़ी बात है। विपरीत धर्म के होने के मतलब कहीं ना कहीं लोग जो है, जो अच्छे लोग थे, वो एक दूसरे की जो परख थी वो धर्म से ना कर उसके व्यक्तित्व से करते थे, उसके कार्यों से करते थे, जो अपने आप में देखने को मिलती है। तो अकबर का भी यही जो है यही रुचि जो है वो और उसकी जो है महान बनाती है कि उसने अपने आप एक मुस्लिम शासक होने के नाते जो हिंदू जो शासक थे उनको जो है ऊंचे स्थानों पर रखा और उनकी सहायता से जो है लंबे समय तक जो शासन भी किया। तो ये योग्यता और इस प्रकार का दिखाना, धर्म को बढ़ाना बनाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो आदिल शाह सूरी जो सेनापति हैं उनके साथ युद्ध होता है। मैं जैसे बोल रहा था कि हेमू का पलड़ा जो भारी था काफ़ी लंबे समय तक, तो ऐसा लग रहा था कि हेमू जो है वो जीत जाएगा, क्योंकि वो काफ़ी वीर था और उसका जो एक सेनापति का होना, एक युद्ध किया जाना, रणनीति अपनाना, वो अपने आप में मायने था। हुआ क्या कि यहाँ भी भाग्य ने जो है वो अकबर का साथ दिया। हेमू के गर्दन में तीर में आकर जो है वो लगता है और इस प्रकार से उसकी मृत्यु हो जाती है और हाथी पर उसे ना देखकर जो है उसके जो सैनिक हैं उनमें भगदड़ मच जाती है और इस प्रकार से जो है वो जीती जाता है, कि युद्ध था उसे हार जाते हैं। और इस प्रकार से जो पानीपत का दूसरा युद्ध है, अकबर यहाँ पर पुनः जो है साम्राज्य की स्थापना करते हैं, पुनः मुगल साम्राज्य की स्थापना जो होती है। तो दूसरा पानीपत का युद्ध भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। फिर आता है मालवा की विजय। यहाँ के जो शासक थे वो बाज बहादुर थे। ये कुशल संगीतकार थे लेकिन कुशल शासक नहीं थे, और इसकी जो सेना की तरफ इन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया और यही खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। अकबर ने यहाँ पर जो है आदम खां और पीर मोहम्मद को भेजा उनके विरुद्ध, और बाज बहादुर को जो है भागना पर विवश किया गया और ये कहाँ चले गए? खानदेश। खानदेश कहाँ पड़ा? नेपाल को खानदेश कहा जाता है। लेकिन मौका मिलने पर फिर से बाज बहादुर जो है अपने मालवा पर अधिकार कर लेते हैं। तो अब इस बार जो अकबर किसे भेजता है? अब्दुल्ला खां। और इस प्रकार से अब्दुल्ला खां कार्रवाई करता है और उसे कार्रवाई कर करके जो है उसे अधीनता स्वीकार, अधीन कर देता है, स्वीकार करवाता है। इस प्रकार से 1565 ईस्वी में मालवा पूरी तरह से प्राप्त कर लेता है। फिर आगे देखिए एक बात आती है जयपुर, जोधपुर, बीकानेर। ये बड़ी बात आती है कि वो समय जब अकबर के शासन को उखाड़ फेंकना चाहिए था,
उसकी अधीनता स्वीकार करना, और वो उन शासकों के द्वारा जो राजपूत जो अपने आप को सबसे जो वीर जाति समझती थी, उन्होंने घुटने टेक दिए। किस प्रकार से? विवाह संबंध स्थापित किए गए भाई। आमेर के जो शासक था, आमेर देखिए, आमेर जो है आजकल का जो है अगर हम कहें जयपुर को कहा जाता है आमेर, यहाँ पर जयपुर। तो जयपुर के शासक थे, उनका नाम था राजा भारमल। तो उन्होंने अपनी बेटी का विवाह करवा दिया। इसी प्रकार से जो मारवाड़ थे, मारवाड़ आपका जो जोधपुर है वो मारवाड़ कहलाता था, तो वहाँ उन्होंने भी जो अपनी बेटी का, तो इसी प्रकार से बीकानेर की बात करें, इन सभी ने जो है विवाह संबंध जो है स्थापित कर अपनी बेटियों का विवाह जो अकबर के साथ कर दिया, और इस प्रकार से उनकी अधीनता, जीवन भर गुलामी जो है वो सहन करना, ये स्वीकार कर लिया बजाय लड़ने के। तो कहीं ना कहीं जो राजपूतों का जो एक जो बात होती थी वो कहीं भी देखने को नहीं मिलती है अकबर के शासनकाल में, और पूरी तरह से हार स्वीकार करके हाथ जो है वो नतमस्तक करके जो है नीचे जोड़कर जो वो उनके आगे घुटने टेक देते हैं। तो ये देखने को मिलता। लेकिन इसके विपरीत देखिए, अब आगे पढ़ते हैं क्या परिस्थिति आती है यहाँ पर। गोंडवाना की बजाय देखिए, छोटी सी रियासत, बहुत छोटी सी रियासत, इनके आगे इन 3 रियासतों के अगर हम जयपुर, जोधपुर और बीकानेर की बात करें तो उससे बहुत छोटी रियासत आती है, एक छोटी सी रियासत गोंडवाना। तो यहाँ की महारानी जो है जिसका नाम था दुर्गावती, इनका जो है वो एक कारनामा हमें कह सकते हैं कि एक राजपूत ने जो नहीं किया वो राजपूतानी ने करके दिखाया। 1564 ईस्वी में अकबर ने यहाँ पर आसफ खां को भेजा, और रानी को मालूम था कि जो है मेरी हार निश्चित है। उन्हें कहा जाता है कि वो घुटने टेके उनकी ही तरह, जैसे जो है वो जयपुर, जोधपुर या बीकानेर, लेकिन ये मानने से इनकार करती है और एक क्षत्राणी की तरह लड़ती है। और लड़ते उसके मालूम होता है कि अब उसकी हार निश्चित होती है, लेकिन वो फिर भी उनके आगे घुटने टेकती नहीं और अपने आप को आत्महत्या जो है कर लेती है। तो इस प्रकार से इस प्रकार की विजय हासिल करना जो है एक तो शर्मनाक थी अकबर के द्वारा, और बहादुरी का जो कारनामा है वो देखने को मिलता है कहाँ पर? गोंडवाना, एक छोटी सी रियासत, और वो भी रानी दुर्गावती के द्वारा। तो ये बड़ा ऐतिहासिक जो है वो एक, मैं कह सकता हूँ कि एक लड़कियों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है ये घटना जो है वो इतिहास की, उनके जीवन की एक प्रेरणा जो बन सकती है गोंडवाना की विजय। 5वां आता है मेवाड़ के साथ संघर्ष। मेवाड़ जो है वो उदयपुर पड़ता है आज का जो है। तो मेवाड़ उस समय एक बड़ी रियासत हुआ करती थी, और मेवाड़ की जो राजधानी थी चित्तौड़ हुआ करती थी। चित्तौड़ का किला आपने नाम सुना होगा। 1567 ईस्वी में खुद जो है अकबर, क्योंकि ये बहुत बड़ा था, मेवाड़ को जीतना जो है बड़ा इंपॉर्टेंट था, और उनको मालूम था कि मेवाड़ शक्तिशाली, इसलिए खुद जो है अकबर जाता है। अदरवाइज वो सेना नायकों को भेजता, सेनापतियों को भेजता था, सरदारों को भेजता था, वो खुद जाता है। और वहाँ पर चित्तौड़ का जो किला, जो राजधानी थी चित्तौड़, उसकी घेराबंदी कर दी जाती है, और जो राजा थे उदय सिंह वो तो वहाँ से भाग जाते हैं अपनी जान बचाकर। लेकिन वहाँ जो सरदार थे जयमल और फतेह, उनके पराक्रम का आज भी जो है वहाँ के लोग जो है वो उनके अगर पूछें, अगर आप जाएँ तो उनका जो पराक्रम है उसके बारे में लोग आज भी जो है वो संज्ञान लेते हैं कि बड़ी बहादुरी के साथ लड़े। लेकिन बात थी अकबर की, उसकी सेना की। तो इस प्रकार से अंततः जो है 1568 ईस्वी में चित्तौड़ पर अकबर का कब्जा हो जाता है, और बहादुर से लड़ते हैं और मृत्यु को प्राप्त होते हैं जयमल और फतेह सिंह। लेकिन राजा जो यहाँ से भाग जाते हैं। फिर अकबर जो उदय सिंह है उनकी मृत्यु जो है 1572 ईस्वी में हो जाती है, और उसके पश्चात उनके जो बेटे हैं जिनका नाम आता है महाराणा प्रताप, नाम सुना होगा आप। तो महाराणा प्रताप जो है वो राजगद्दी के ऊपर बैठते हैं, और वो भी ऐसे शख्स हैं जिन्होंने मुगलों के आगे कभी भी जो है घुटने टेके नहीं। तो इस प्रकार से गोंडवाना के बाद अगर नाम आता है राजपूतों में तो जो इज्जत बचाते हैं वो कौन है? महाराणा प्रताप। ये इनके साथ जो युद्ध होता है कब? 18 जून 1576 ईस्वी को, हल्दी घाटी का युद्ध। ये भी इंपॉर्टेंट याद रखने वाली बात है, कंपेटिटिव एग्जाम में बहुत बारी क्वेश्चन जो पूछा जाता है। हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच में हुआ था? ये हुआ था अकबर की सेना और महाराणा प्रताप की सेना के बीच में। और महाराणा प्रताप कहाँ के शासक थे? मेवाड़ के शासक है, उदयपुर जो आज का पड़ता है। तो भाई लड़ाई होती है, और यहाँ पर एक और बात रखने वाली बात है कि महाराणा प्रताप के जो घोड़े हैं यहाँ पर जो है वो उनकी मृत्यु हो जाती है कि बचाते हुए घोड़ा जिसका नाम था चेतक, घोड़े का नाम भी पूछा जाता है, तो चेतक उनके घोड़े का नाम है। महाराणा प्रताप यहाँ हार जाते हैं, भागते हैं और जान बचाते हैं, लेकिन बीच में जो है वो उनके जो प्रिय जो घोड़े हैं चेतक, उनकी मृत्यु हो जाती है, उनकी समाधि भी बनाई जाती है, इतना प्यार वो करते थे। उसके पश्चात उन्हें जो है वहाँ की जो जाति है भील, याद रखना जब आप जाएंगे देखेंगे भील जाति के जो लोग हैं आज भी जंगलों में रहते हैं, तो वो जो उनका जो जंगलीपन था, जो उनका जो लगातार जो संघर्ष पूर्ण जो जीवन था वो काम आए महाराणा प्रताप के, और उन्होंने उनकी सेना बनाई, और अंततः जब तक वो जीवित रहे तब तक उन्होंने जो है जो मुगल के सामने अधीनता स्वीकार तो नहीं की, लेकिन मुगलों के दांत खट्टे करते रहे, बीच बीच में आकर जो लड़ाइयाँ लड़ते रहे, उस प्रकार से जो है वो उनको नुकसान पहुंचाते रहे। ये है मेवाड़ के शासक जो है महाराणा प्रताप सिंह। फिर बात करते हैं आगे, छठा रणथंभौर और कालिंजर की विजय। देखिए यहाँ भी रणथंभौर 1569 ईस्वी में सुरजन राय ये युद्ध करने का निर्णय लेते हैं, लेकिन फिर इनके देखता है कि हार होने वाली, और एक तरह से फिर घुटने टेक देते हैं। और इसके अलावा चलिए ये तो कुछ लड़ते तो हैं, लेकिन राजा रामचंद्र जो कालिंजर के राजा थे, इन्होंने बिना युद्ध किए ही अधीनता स्वीकार कर ली। तो एक तरह अधिकतर जो राजा थे, जो शासक थे राजपूत, उन्होंने अधीनता स्वीकार की अकबर की।
फिर आता है गुजरात की विजय। देखिए गुजरात अपने आप में उस समय बड़ी रियासत हुआ करती थी और भय था यहाँ भी कि बड़ा युद्ध होने वाला है, तो इसलिए अकबर यहाँ पर भी खुद जाते हैं। लेकिन होता क्या है, 1572-33 में गुजरात के जो शासक थे जिनका नाम था मुजफ्फर शाह ने बिना युद्ध किए ही अधीनता को स्वीकार कर लिया। और इस विजय की खुशी में अकबर ने जो है फतेहपुर सिकरी, आगरा, जो आगरा के नज़दीक आता है फतेहपुर सिकरी, वहाँ पर जो क्या बनाया था, बुलंद दरवाज़ा बनाया था। ये बुलंद दरवाजे का चित्र है, अगर आप जाएँ तो आज भी आपको देखने को मिलता है। ये होगी गुजरात की विजय। फिर आता है 8वां बंगाल और बिहार की विजय। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है उनके जीवन में। 1574-75 में 1534 में शासक जो दाऊद खां ये पराजित होते हैं मुनीम खां के द्वारा। मुनीम खां को भेजा जाता है, लेकिन मुनीम खां की मृत्यु के पश्चात ही दाऊद खां फिर से इसको कब्जा लेते हैं। अतः जो टोडरमल है वो द्वारा जाते हैं और इस प्रकार से बंगाल और बिहार को जीत लेते हैं और 1576 ईस्वी में बिहार पर पुनः जो अधिकार हो जाता है। अन्य विजय ले लेते हैं। 9वां जो है काबुल की विजय आती है। 1585 ईस्वी में उनको जो शासक थे वहाँ के सौतेले भाई थे मिर्जा हाकिम, उनकी मृत्यु हो जाती है और उसके पश्चात ही मुगल साम्राज्य में शामिल कर लिए जाते हैं। 10वां है कश्मीर की विजय। 1586 ईस्वी में शासक उसमें थे यूसुफ शाह, तो उनको भी जो है हार का सामना करना पड़ता है और इस प्रकार से जीत लिया जाता है। सिंध की विजय 1590-91 ईस्वी में मिर्जा जानी बेग द्वारा अधीनता जो है स्वीकार करवाई जाती है। ये जाते हैं मिर्जा जानी बेग जाते हैं और अधीनता स्वीकार लेते हैं। और उड़ीसा की विजय 1592 ईस्वी में यहाँ पर निसार खां और मान सिंह इनको भेजा जाता है और इस प्रकार से इस जगह को भी जो है वो जीत लिया जाता है। तो यहाँ देखा अभी दूसरा जो आ रहा है मान सिंह, इससे पहले आता है राजा टोडरमल। तो कई अकबर के शासनकाल में बहुत सारे ऐसे हिंदू शासक थे जिन्होंने पहले तो घुटने टेके और बाद में जो है बड़े पद जो हासिल किए। तो इस प्रकार से हिंदुओं को भी उन्होंने बड़े पद दिए। ये अपने आप में बड़ी बात थी अकबर का, इस तरह से हिंदुओं के प्रति जो है वो नरम स्वभाव दिखाना। कंधार की विजय 1595 में कंधार ईरान के अधीन था और गवर्नर मुजफ्फर हुसैन ने कुछ शर्तों पर कंधार मुगलों को सौंपा था। और दक्षिण की विजय, देखिए दक्षिण की तरफ बात करते हैं कि 1595 और 601 ईस्वी तक उन्होंने दक्षिण की तरफ जो है देखा और खान देश, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा जो रियासतें थी वहाँ पर उन्होंने अधीनता स्वीकार करवाई और उन्हें वापस लौटा दिया गया खिराज के बदले में, कुछ धन के बदले में। दक्षिण को उन्होंने अपने साम्राज्य में शामिल नहीं किया। अकबर का साम्राज्य तो उस समय कितना हो गया था जब उनकी मौत हुई 1605 ईस्वी में, कहाँ तक इनका जो साम्राज्य फैला हुआ था। पूर्व में देखें तो पूर्व में बंगाल से लेकर और पश्चिम में आप उत्तर पश्चिम की तरफ देखें तो हिंदू कुश पर्वत तक ये फैला हुआ था। फिर उत्तर में हिमालय पर्वत से, ये आपका नेपाल को छोड़कर नीचे की तरफ हिमालय से लेकर नीचे जो है कृष्णा नदी तक जो है ये फैला हुआ था। तो ये अभी याद रखने वाली बात है कि बार 2 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर हमने जो है पूरी तरह से जो विषय था उसे पढ़ लिया। अब थोड़ी सी जो है, क्योंकि मैं चाहता हूँ आपके अंदर जो क्यूरियोसिटी है कि राजधानी फतेहपुर सिकरी को बनाया था 1571 से लेकर 1586 ईस्वी में, क्योंकि इससे पहले जो है बाबर के समय से अब तक जो राजधानी चल रही थी वो थी आगरा। तो फतेहपुर सिकरी देखिए 1571 ईस्वी में 86 ईस्वी में बनाया गया। तो इस प्रकार के वहाँ पर आपको ये मोनूमेंट्स देखने को मिल सकते हैं, आज भी हैं। फतेहपुर सिकरी के फोर्ट में जो है ये जोधा महल पड़ता है, कितना सुंदर कितना खूबसूरत जो है इमारतें। तो मुगल जो काल है वो अपनी कला के लिए, खासतौर पर जो वास्तुकला के लिए जो जाना जाता है, देखिए कितना सुंदर जो बनाया गया है। पंचमहल उसमें बना हुआ बहुत सुंदर खूबसूरत बनाया गया है। दीवाने खास वो जगह होती है जहाँ पर जो राजा जो है वो दरबार लगाता था और उसके वजीर या उसके जो मंत्री वहाँ पर बैठते थे, विचार विमर्श करते थे। ये दीवाने खास होता था और दीवाने आम भी होता था जहाँ पर आम लोगों की जो शिकायतें थी वहाँ पर राजा सुनता था। वो किस तो यहीं अगर आगरा के किले में देखें कि जामा मस्जिद जो बनाई गई थी, जामा मस्जिद दिल्ली में भी है, लेकिन अकबर ने भी अपने शासनकाल में जामा मस्जिद बनाई गई थी जो आगरा में स्थित है। तो ये जामा मस्जिद का दृश्य। अब आता है फतेहपुर सिकरी में ही जो है वो सलीम चिश्ती की दरगाह है, बनाई गई है। सलीम चिश्ती की दरगाह देखिए बड़ा सुंदर, ये जो वाइट मार्बल से जो है बनाई गई है। तो ये भी अपने आप में बड़ी खूबसूरती वास्तुकला का नमूना रहा। तो कुछ दर्शन मैंने करवा दिया अकबर के शासनकाल के जो मोनूमेंट्स बनाए गए। अब आता है महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या पूछे जा सकते हैं। अकबर का राज्याभिषेक किन परिस्थितियों में हुआ, उनका वर्णन करें, जो हमने पढ़ लिया है। अकबर के साम्राज्य विस्तार में संरक्षक बहरम खान का क्या योगदान था, ये भी पूछा जा सकता है 2 या 3 नंबर के लिए। तीसरा है पानीपत की दूसरी लड़ाई का एक संक्षिप्त नोट लिखिए, इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको पूछा जा सकता है। और हल्दी घाटी की लड़ाई पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए, ऐसा जो है वो पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन और 1-2 नंबर के क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं। अब अंतिम 2 लाइनें फिर से पढ़ लेते हैं। कामयाब लोग अपने फैसलों से दुनिया बदल देते हैं। इतिहास कहता है कि कामयाब लोग अपने फैसलों से दुनिया बदल देते हैं और नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं। और नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल लेते हैं। आप अपने फैसलों के साथ डट के खड़े रहिए, लेकिन कैसे फैसलों के साथ, जो सही फैसले हो, जिससे दुनिया का भला होने वाला है। आपको याद रखेंगे लोग, आपके फैसलों को भी और आपको भी। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे आज भी बड़े ध्यान से सुना, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।